सॉलिड हम किन्हें कहते हैं? दे हैव फिक्स डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। मतलब इनकी शक्ल भी मखसूस होती है और इनके वॉल्यूम जो हैं वो भी मखसूस होते हैं। गैसियस सूरत में क्या था? ना उनकी फिक्स शेप थी, ना उनका फिक्स वॉल्यूम था। लिक्विड स्टेट में क्या था कि उनकी शेप फिक्स नहीं थी जबकि वॉल्यूम उनके फिक्स थे। सॉलिड जो हैं इनमें इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स इनके वॉल्यूम होते हैं। अब बेटे इनमें हमने देखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के पास पास मौजूद होते हैं। अब चूँकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस मौजूद नहीं हैं तो इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, ये सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं। मतलब अपनी जगह पर इनमें जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वाइब्रेशन की वजह से मौजूद होती है। अब जैसे बेटे हमने बाकियों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इनकी भी चंद टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसी? सबसे पहली मेल्टिंग पॉइंट। हम कह रहे हैं बेटे कि मॉलिक्यूल्स दे आर क्लोजली पैक्ड। इनमें इनकी एनर्जी जो है वो किस वजह से है? जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस एट देयर ऑन प्लेसेस। जिस जगह पर मौजूद हैं वहीं पर वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब क्या होता है? इनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं या जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है दैट आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर और बढ़ाते चले जाएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जीज़ जो हैं वो और इंक्रीज़ करती चली जाएंगी। हैंस एक वो स्टेज आएगी जहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिकम मोबाइल। टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जीज बढ़ती चली जाएंगी, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देंगे। मतलब वो हरकत में आ जाएंगे, वो मोशन में आ जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के काबिल हो जाएंगे। अब वो जो टेम्परेचर होगा जिस पे उसके मॉलिक्यूल्स मोबाइल होना शुरू हुए हैं, that temperature is called melting point of that solid. The temperature at which solid state start to melt in equilibrium या start to convert into liquid in equilibrium with its solid state, that temperature is called। हमने इंतज़ार नहीं करने का पूरा वो जो हम सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा गर्म कर रहे हैं वो सारे का सारा लिक्विड हालत में तब्दील होगा, तो तब हम जब जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हुआ वो टेम्परेचर जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा? अब बेटे सॉलिड ज़्यादातर कौन से कंपाउंड्स होते हैं? या तो वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट में होते हैं, स्ट्रक्चरली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं।
कशिश की कुव्वतें उनमें ज़्यादा होती हैं और एक ख़ास एंगल्स पर वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी हाई होते हैं। मतलब हमें ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो वो फिर जाके शिफ्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टी है किसकी? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बेटे, सॉलिड्स क्या होते हैं? दे आर रिजिड। सॉलिड क्या होते हैं? अब वो रिजिड क्यों होते हैं? कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं, दे हैव देयर फिक्स्ड पोजीशंस। कैसे होते हैं? उनकी पोजीशन फिक्स होती हैं। दे आर नॉट मोबाइल, वो हरकत नहीं कर रहे होते। अब चूंकि वो अपनी ही जगह पर मौजूद हैं, एक दूसरे के पास पास भी हैं, तो ज़ाहरी बात है अब वो शय जो होगी वो क्या होगी? रिजिड होगी, सख्त होगी। दे हैव फिक्स पोजीशन, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर्स। थर्ड वन इज डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे, हम अपने पिछले नॉलेज से ही जानते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, दे हैव मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड। इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ मौजूद होते हैं, पास पास मौजूद होते हैं, इसलिए दे हैव हाईएस्ट densities among three states of matter। कि ये मैटर की तीनों जो हालतें हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। गैसेस की निस्बत भी, लिक्विड्स की निस्बत भी, सॉलिड्स की डेंसिटीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। They have the highest density among three states of matter। अब बेटे फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की हमने कितनी देखी थी? वो लिक्विड था, 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एल्यूमिनियम की कितनी है? 2.7। अब आयरन 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये देख लें उनसे कितनी ज़्यादा इनकी डेंसिटी होगी। गोल्ड की डेंसिटी इन दोनों की निस्बत ज़्यादा है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। एक तो बेटे इनकी हमने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। अब बेटे ये जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हम देखेंगे ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इन दैट सब्सटेंस। अब बेटे दो तरह के होते हैं सॉलिड्स जो हैं, दे मे बी amorphous solids and they may be crystalline solids। सॉलिड्स जो हैं वो amorphous हो सकते हैं, सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन हो सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, रबर, ये भी एक सॉलिड है ना, और उसकी निस्बत सोडियम क्लोराइड का एक ढेला, वो भी तो एक सॉलिड है ना। एक जैसे हैं? नो, ये एक जैसे नहीं है। ए का मतलब एब्सेंट, मॉर्फ का मतलब शक्ल, शेपलेस। amorphous solids are those which are shapeless। अब ये किस लिहाज से हम कह रहे हैं?
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक खास एंगल्स पर अटैच्ड होते हैं। पहली बात तो उनमें जो एटम्स आएंगे उनकी एक खास अरेंजमेंट होगी। एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल बना दिया या फार्मूला यूनिट बना दिया। अब वो मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स जो हैं वो भी एक ख़ास तरतीब में जुड़ेंगे, ख़ास एंगल्स में जुड़ेंगे, तो उस सॉलिड की शेप होगी। वो सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टलाइन होंगे। इनमें मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या फार्मूला यूनिट्स किसी ख़ास शक्ल या किसी ख़ास तरतीब या किसी ख़ास एंगल पर एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, इसलिए इन सॉलिड्स की कोई शेप नहीं होती। मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड, या पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हो। मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स are not arranged in a particular fashion। अच्छा बेटे, अब अगर मॉलिक्यूल्स ख़ास तरतीब में नहीं जुड़े, ख़ास शक्ल में नहीं जुड़े हुए, ख़ास एंगल्स पर नहीं जुड़े हुए, जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे, तो तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो एक ही दफ़ा आज़ाद हो जाएंगे? नहीं, किसी का दिल करेगा पहले, किसी का दिल करेगा बाद में, किसी का उससे भी बाद में। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे विल नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो फिक्स नहीं होंगे, या आप इनको दूसरे लफ्ज़ों में कहोगे दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब एक ही दफ़ा में, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। अब एग्जाम्पल्स इनकी, आप रबर, मैंने पहले आपसे कहा रबर इसकी एग्जाम्पल है, ग्लास, शीशा, ये इसकी एग्जाम्पल है कि ये एमार्फस सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आसान हो गया। तो क्या होंगे बेटे? Molecules are particles are arranged in a particular fashion or at specific angles or in a specific arrangement। मतलब आप कोई भी वर्ड इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब चूंकि इनमें ख़ास तरतीब है, जब आप हीटअप करोगे, एनर्जी दोगे, उनके बॉन्ड्स एक ही दफ़ा टूटेंगे। वो एक एंगल्स पर मौजूद हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो एक ही टाइम पर उनकी ख़त्म होना शुरू होंगी। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, दे विल हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे? अब बेटे इन सॉलिड्स की एग्जांपल्स, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, आयोराइड, ये इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। एक छोटा सा फेरा, एलोट्रोपी। इतना आसान है सर, हमने पढ़ना किस शय के बारे है? O2 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O3 ओजोन। एक ही एलिमेंट है, दो मुख्तलिफ शक्लों में रह रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी, एंड दीज आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर। बस इतनी सी बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in different forms
इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलिमेंट का एक से ज़्यादा हालतों में पाया जाना, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। ये एलिमेंट्स, ये जो उनकी फॉर्म्स हैं, ये जो उनकी शक्लें हैं, वो एक दूसरे की एलोट्रॉप्स कहलाती हैं। O2 की सूरत में ऑक्सीजन का पाया जाना, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट वी यूटिलाइज इन आवर रेस्पिरेशन। वी टेक इन दिस ऑक्सीजन एंड यूज फॉर द रेस्पिरेशन। एट द सेम टाइम इफ इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ O3, then it is called as ozone. Ozone is found in our upper stratosphere, in the mid of the stratosphere, that saves us from the ultraviolet radiations of the sun. इसी तरह बेटे, the existence of two or more kinds of molecules of an element, each having different number of atoms, such as allotropes of oxygen, are oxygen and ozone. Different arrangements of two or more atoms or molecules in a crystal of the elements, such as sulfur, shows allotropes due to different arrangement of molecules in the crystals. अब बेटे, अगर सल्फर हमारे पास S8 की सूरत में पाई जा रही है, तो एक ही टाइम पर फॉर्मूला इसका यही होगा, S8 ही। फॉर्मूला S8 ही है। ये S8 जो है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद इनके एलिमेंट्स, अब S8 में 8 सल्फर के एटम्स मौजूद हैं। अगर एक तरतीब है S8 की, 8 जो S8 96 डिग्री से नीचे नीचे रोम्बिक फॉर्म में है। रोम्बिक, अब रोम्बिक इसकी शक्ल है बेटे, 96 डिग्री से नीचे। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिया 96 से ऊपर का हो गया, अब ये शिफ्ट होगी मोनोक्लिनिक में। अब इसकी शक्ल क्या होगी? मोनोक्लिनिक। रोम्बक से मोनोक्लिनिक है S8। इसी तरह हम फास्फोरस की बात करते हैं, P4 है, P4 ही फास्फोरस। अगर तो 4 फास्फोरस के एटम्स जुड़े हुए हैं, तो सर 250 डिग्री से नीचे नीचे ये वाइट कलर में है। किस कलर में है? वाइट कलर में है। लेकिन जैसे ही 250 डिग्री से ऊपर जाता है P4 ही, लेकिन ये N का मतलब ये है कि ये पॉलीमराइज हो गया। पॉलीमराइज, आपस में P4 के एटम्स आपस में मजीद जुड़ गए, अरेंजमेंट तब्दील हो गई, तो अब ये किस में तब्दील हो जाएगा? अब ये फास्फोरस रेड कलर में, रोम्बिक फॉर्म में थी। रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ाना शुरू किया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 95 हो गया। जब 96 हुआ ना, 96 हुआ, तो ये रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में शिफ्ट होना शुरू होगी। अब वो टेम्परेचर जिसमें इसने शिफ्ट का आगाज किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर। – 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे ये तब्दील होना शुरू हुआ है P4 रेड में, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा? अच्छा, अब एक और इसके मतलब याद रखने वाली बात, एलोट्रोप्स जो हैं, इसकी खुसूसियात मैंने कहा और हैं, इसकी खुसूसियात और हैं, इसकी खुसूसियात और हैं, इसकी और हैं, इसकी खुसूसियात और हैं, यही कहा ना मैंने। लेकिन खुसूसियात में कौन सी खुसूसियात? तो हमारे पास दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
सर एटम तो वही हैं, एटम तो नहीं तब्दील हो रहे। ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन ही है। सल्फर 8 है, S8 है, ये भी सल्फर ही है। इसमें फास्फोरस है, इसमें भी, और कोई शय तो ऐड अप नहीं हुई इनके अंदर। तो जब एटम नहीं चेंज हुए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस नहीं तब्दील हुई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलोट्रॉप्स विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एलोट्रॉप्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो मुख्तलिफ। फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका रंग कैसा है और इसका रंग कैसा है, ये वाइट है, ये ठीक हो गया, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक जैसी रही नहीं। ये ओजोन हम सूंघते हैं, ऑक्सीजन, हमें पता भी नहीं चलता कि आती है कोई स्मेल, कुछ भी नहीं। लेकिन फोटोकॉपियर मशीन के पास गए हो कभी, वहाँ पे ख़ास किस्म की स्मेल आती है। हर फोटोकॉपी वाली मशीन पे एक ही स्मेल आती है, ऐसे ही है ना। वो ओजोन की स्मेल होती है कि उसमें से जो वो निकलती हैं रेडिएशंस, वो उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ओजोन में तब्दील कर रही होती हैं उस जगह की। तो वो एक ख़ास होती है, चुभती है नाक में, चुभने वाली होती है। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, एलोट्रॉप्स जो हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। मुश्किल तो नहीं बातें।